टोक्यो लौटने के बाद तोरू के लिए सब कुछ बदल चुका था। वही पुरानी सड़कें, वही विश्वविद्यालय, वही दोस्त। लेकिन अब इन सब का मतलब अलग था। नाव को वहाँ पहाड़ों के बीच अपने अकेलेपन से जूझ रही थी, और यहाँ तोरू खुद से लड़ रहा था। वह दिन भर बिना किसी मकसद के इधर उधर भटकता, किताबें पढ़ता, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता। मिदोरी का खत अब भी उसके बैग में था, लेकिन उसने उसे अब तक पढ़ा नहीं था। फिर एक दिन वो अचानक मिदोरी से टकरा गया। मिदोरी ने उसे देखते ही कहा, तुम गायब क्यों हो गए थे, वतनबे? तोरू को जवाब नहीं सूझा। मुझे लगा शायद तुम मर गए हो, मिदोरी ने हल्की हंसी में कहा, लेकिन उसकी आंखों में नाराजगी थी। मैं बस कुछ जरूरी काम से बाहर गया था, तोरू ने धीरे से कहा। कितना जरूरी था कि तुमने एक बार भी मुझे खत नहीं लिखा? तोरू उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। वह जानता था कि उसने मिदोरी को नजरअंदाज किया था, लेकिन क्यों? क्या वो खुद को उससे दूर रखना चाहता था? रात को जब वह अपने कमरे में बैठा था, फोन की घंटी बजी। तोरू? दूसरी तरफ से रेको की आवाज थी। हाय रेको, कैसी हो? रेको की आवाज में हल्की उदासी थी। नाओको के बारे में बात करनी थी। तोरू के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ? वो अब पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी है, रेको ने कहा। उसे अब किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता। तोरू ने धीरे से आंखें बंद की। वह जानता था कि ये आसान नहीं होगा। क्या मुझे फिर से आना चाहिए? उसने पूछा। रेको ने कुछ देर चुप रहकर कहा, नहीं, अभी नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो। उस रात तोरू ने बहुत देर तक शहर की गलियों में भटकते हुए बिताई। उसका मन उलझ गया था, नाओको और मिदोरी दोनों के बीच। क्या वह सही रास्ते पर था? क्या उसने अपने दिल की सुनी थी, या सिर्फ परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लिया था? बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसे इसका एहसास भी नहीं हो रहा था।